हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के इकोनॉमिक्स आर्टिकल सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, हमें खुशी है कि आज हम आपकी उम्मीदों में खरी उतरते हुए ये सेगमेंट आपके लिए लेकर के आए हैं और आप जो कि हमारे सेगमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और जब सेगमेंट हम लाते हैं तब तक उसको सुनते हैं, किसी न किसी तरह से अपने पास रखते हैं, उसको लिखते हैं। बहुत बड़ी बात है ये और इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं दिल से। अब चलिए ये सेगमेंट हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें हम बात करने वाले हैं खुदरा मुद्रास्फीति की, सबसे पहले, जिसको कि हम इंग्लिश में रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात क्यों करना चाहते हैं, पहले ये जान लीजिए। ठीक, इसके रिगार्डिंग कुछ आंकड़े हैं, समझिए। मार्च 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 6.95% हो गई है। ठीक, कितनी हो गई है? 6.95%, यानी 6.95%। करीब 1.5 वर्षों से वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक उछाल देखा जा रहा है। अब खुदरा मुद्रास्फीति की दर भारतीय रिजर्व बैंक की 6% की सहिष्णुता सीमा से बढ़ गई है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की सहिष्णुता सीमा कितना है? 6% है। ठीक है, क्लियर? अब चलिए अब जानते हैं खुदरा मुद्रास्फीति क्या है। आंसर है, खुदरा मुद्रास्फीति को मूल्य उपभोक्ता सूचकांक के जरिए जाना जा सकता है। इसमें खुदरा खरीदारों के नजरिए से किसी वस्तु के मूल्य का आकलन किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग हैं, जो उपभोक्ता लोग हैं, उनके नजरिए से क्या किया जाता है? किसी वस्तु के मूल्य का आकलन किया जाता है। किसमें? रिटेल इन्फ्लेशन में, है ना। और किस चीज से ट्रैक किया जाता है इसको? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब देखो, थोक मुद्रास्फीति यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? अब ये जानते हैं। इसे थोक मूल्य सूचकांक के जरिए ट्रैक किया जाता है और इसमें उत्पादकों के स्तर पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ध्यान से समझिएगा, थोक मुद्रास्फीति को किसके जरिए ट्रैक किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए ट्रैक किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो प्राइस है उसकी एनालिसिस, इसका विश्लेषण किसके स्तर पे किया जाता है? प्रोड्यूसर्स के स्तर पे किया जाता है, यानी जो किसी वस्तु को बना रहे हैं, है ना, ये दुकान पे रखते हैं ताकि खरीदार उन्हें आके खरीदे, उनके स्तर पर मूल्य का आकलन किया जाता है। ठीक है, यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मुद्रास्फीति संकेतक है। क्या है? मुद्रास्फीति संकेतक है। कौन? थोक मूल्य सूचकांक। ठीक, अब मुद्रास्फीति संकेतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन इंडिकेटर। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक को? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। ठीक, इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले किए जाने वाले सभी लेन देन शामिल होते हैं। इस सूचकांक की प्रमुख आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीद सकती है इसमें। ठीक, वर्ष 2017 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 कर दिया गया है, जबकि पहले कितना था इसका आधार वर्ष? 2004-05। ठीक, अब हम पढ़ते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में, जिसको कि हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, यह
खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। सीपीआई के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई। ठीक है, यानी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं, उनके लिए। दूसरा है कृषि मजदूर के लिए सीपीआई। तीसरा है ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई और चौथा है ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए सीपीआई। ठीक है, 4 प्रकार इसके हैं। इनमें से प्रथम 3 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो में संकलित किया गया है, जबकि चौथे प्रकार की सीपीआई को सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है। पहले 3 प्रकारों को किसके अंतर्गत रखा गया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है ना, उसके श्रम ब्यूरो, जिसको लेबर ब्यूरो कहा जाता है, उसके अंतर्गत वो संकलित करता है। ठीक है, पहले 3 प्रकारों का डेटा। और चौथे प्रकार का डेटा कौन संकलित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन संकलित करता है। ठीक है, सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। अप्रैल 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक के रूप में सीपीआई को अपनाया था। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई ने सीपीआई को मुद्रास्फीति के मापक के रूप में कब अपनाया था, क्या लिखिएगा? अप्रैल 2014 में अपनाया था। एक बात आती है मेरे समझ में, जो कि हम आपसे शेयर करते हैं इस सेगमेंट में। हम आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस बता देते हैं। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या होता है? जो वस्तु की कीमतें होती हैं वो उपभोक्ता के नजरिए से मापी जाती हैं, है ना। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें उत्पादकों के नजरिए से वस्तु की कीमतों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, दूसरा है सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। उसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक में उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े रहते हैं। ठीक है, तीसरा आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि डब्ल्यूपीआई के तहत आम जनता थोक भाव पर सामान नहीं खरीद सकती, लेकिन सीपीआई के तहत आम जनता क्या हो सकती है? सामान खरीद सकती है। चौथा अंतर क्या है? डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या किया जाता है? सेवाओं का मूल्य भी शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक अंतर यह भी हो सकता है, डब्ल्यूपीआई को पहले से ही मुद्रास्फीति का संकेतक माना गया है, लेकिन सीपीआई को आरबीआई द्वारा अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि हाँ, कभी कभी रीडिंग में गड़बड़ी हो, लेकिन वॉइस की क्लैरिटी है और समझ में भी बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि हमने आसान शब्दों में कोशिश की है समझाने की। अब हम ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये सेगमेंट ख़त्म करें, हम आप सभी लोगों को आपके ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के लिए सलाम करते हैं और एक बार फिर कहना चाहेंगे आप सभी को पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से दिल से प्यार भरा नमस्कार।
fit, can, fit,